फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा होती है यहाँ पे, जिसको एक फॉर्मेट में लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा हमेशा से ये बल होता है, एक जगह पे फोकस होता है कि एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाया जाए, सिस्टमेटिक वे में कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाए। क्या पढ़ेंगे, जो पॉइंट बनाने जा रहा हूँ इसको ज़रूर नोट करके रखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इससे आप अच्छे से रिवाइज कर पाते। दोस्तों आज हम लोग गोंड जनजाति पे बात करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बारे में बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएंगे। तो एक बार हम लोग फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, उसी के आधार पे आज की क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका एक इंट्रोडक्शन होगा, हमेशा की तरह जैसे हम लोग करते आते हैं, एक इंट्रोडक्शन पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन के भी 3, ठीक है ना, पहलू होंगे। पहला इनके उत्पत्ति पे बात होगी, दूसरे नंबर पे इनके संकेंद्रण को हम लोग देखने वाले हैं, तो इनकी क्या सामान्य बातें हो सकती है, ये तो रहा इनिशियल लेवल पे पहला चीज़ है आपका, ठीक है। दूसरी इनके समाज एवं संस्कृति पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, समाज एवं संस्कृति, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे कि आप देखेंगे, ठीक है, मैं पहला चीज़ बोलूँ तो मैं विवाह पे पहले ही बात करूँगा, इस पे संस्कारों पे बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पहले ले रहा हूँ। मैं पंचायत पे, पंचायत के बाद मैं बेटिया जो प्रथा होती है इनमें, इस पर मैं बात करूँगा। मैं एक सिस्टमेटिक वे में ही लाया हूँ, इसको आराम से नोट करना, ठीक है। इसको मैंने, ठीक है, इस पे मैं टाइम दिया है, मैंने टाइम दिया है कि इस हिसाब से मुझे आज की क्लास ख़त्म करनी है, आज की क्लास पढ़ानी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए इसको मैंने बनाया है, ठीक। तो विवाह बात होगी, मृतक संस्कार, पंचायत और बेटिया प्रथा। इसके बाद हम लोग, ठीक है, युवा गृह पे बात करेंगे, इनके पर्वों पे बात कर सकते हैं, साथ में इनके और कुछ त्यौहार होते हैं, देवी देवताएं होती है, देवी देवताओं पर हम लोग बात कर लेंगे। एक एक लाइन में ख़त्म हो जाएंगी, बस इन पे हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना होगा। देवगुड़ी और ये मालगुड़ी भी है, मालगुड़ी की हम लोग बात कर लेंगे, जो कि एक ही लाइन है, इसका भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बोली पे बात करूँगा, भाषा समूह की बात हो सकती है। तो बोली और भाषा समूह के बाद 2 चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके नृत्य। तो नृत्य और पेय पदार्थ पे बात हो सकती है, बिल्कुल ठीक। अब इतने सारी चीज़ों पे आप बात करेंगे, जो इतने चीज़ है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपको, वो इनके सामाजिक और धार्मिक जीवन कंप्लीट होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आर्थिक जीवन को अलग से मैं बात करूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, आर्थिक जीवन अलग से बात होगी। इसके बाद और बचता है, ठीक है, यहीं पे ले लेना इसको, ठीक है, यहीं पे ले लो। विशेष पे हम लोग बात करेंगे कि और कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं इनमें। जैसे कि आपको पता है रानी वीरांगना रानी दुर्गावती, ठीक है, इसी जनजाति से संबंधित थे, कुशल महिला शासिका थीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप बिल्कुल 1 बाय 1 इसको नोट करने की कोशिश करेंगे। जनजाति में जो गोंड जनजाति में जो गोंड शब्द देख रहे हैं, तेलुगु वर्ड कोंड से आया है, और कोंड का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात पर्वत में रहने वाले या फिर पर्वत के वासी ही क्या कहलाए, गोंड कहलाए। इस स्वयं को कोयतोर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे, कोंड मतलब क्या होता है आपके पर्वत, पर्वत के वासी ही क्या कहलाए, ठीक है, गोंड कहलाए। क्लियर है। इस स्वयं को कोयतोर कहते हैं, ठीक है, कोयतोर कहते हैं, जिसका अर्थ ही होता है पर्वतवासी। समझ रहे हैं, इस स्वयं को क्या कहते हैं, कोयतोर कहते हैं, जिसका अर्थ ही क्या होता है, पर्वतवासी। क्लियर है। ये तो रही इनकी क्या उत्पत्ति, गोंड शब्द की उत्पत्ति। इनके संकेंद्रण में देखेंगे छत्तीसगढ़ में, हालांकि ये छत्तीसगढ़ की ही नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, ठीक है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। मुख्यतः मैं बोलूँ तो बस्तर रीजन में स्पेशली ये पाए जाते हैं, बस्तर संभाग में छत्तीसगढ़ के पाए जाते हैं, माने कि आप बोल सकते हो राज्य के दक्षिण भाग में इनका मुख्य बसाहट है। साथ ही में बिलासपुर कोरबा, ठीक है, बिलासपुर कोरबा, ठीक है, और कवर्धा, इसको भी बोला जाता है कि यहाँ भी मुख्य रूप से गोंड पाए जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये छत्तीसगढ़ की ही नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी जनसंख्या लगभग 42 लाख है, छत्तीसगढ़ में ही 42 लाख है। क्लियर है। तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, मुख्यतः बस्तर संभाग में पाए जाते हैं, और बोले तो बिलासपुर, कोरबा और फिर आपका कवर्धा। क्लियर है। तो ये तो रहा क्या इसके संकेंद्रण के बाद। सामान्य बातों की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ की ही नहीं पूरे भारत की, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है। इस स्वयं को कोयतोर कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा है। इसके अलावा देखेंगे तो इनकी टोटल 41 या फिर सर्वाधिक 41 उपजातियां पाई जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ में 30 शाखाओं में, ठीक है, ये पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की नहीं भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। स्वयं को कोयतोर ये कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वतवासी होता है। सर्वाधिक 41 इनकी उपजातियां पाई जाती है, 30 शाखाओं में ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। प्रमुख उपजातियों की मैं बात करूं तो याद रख लेना, राजगोंड ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उसके बाद ठीक राजगोंड हो गया,
धर गोंड आपने सुना होगा, रैठी, ठीक है, रैठी गोंड है। कोयला भूता आप सुनेंगे, अगरिया, ठीक है, ओझा, ठीक है, अगरिया गोंड, ओझा गोंड, ठीक है, इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। भिंबा गोंड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इनकी क्या है, प्रमुख उपजातियां हैं। तो 41 उपजातियां पाई जाती है, सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में, क्लियर है। 30 शाखाओं में पाए जाते हैं, राजगोंड, धरगोंड, रेठी गोंड, भिंबा गोंड, कोयला भूता, ठीक है, इसको ना लिखें, आगे और ये चीज़ आएंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनके प्रमुख उपजातियाँ होती हैं, क्लियर है, इनमें से कुछ कुछ, क्लियर। अब इसके अंतर्गत देखेंगे तो कुछ गोत्र, ठीक है, कुछ प्रमुख गोत्र भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि नेताम, ठीक है, मरावी हो गया, नेताम, मरावी, टेकाम, ठीक है, मरकाम भी हो जाएगा, केराम भी यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, कुर्राम भी हमें देखने को मिलता है, जो इम्पोर्टेंट या फिर प्रमुख यहाँ के इनके गोत्र हैं, क्लियर है। यहाँ तक क्या आप बात कर देंगे। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं जो इंट्रोडक्शन के तौर पे सब कुछ, ठीक है ना, ये सब कुछ देखा जा सकता था। तो यहाँ तक की बात करेंगे तो आपकी इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग, ठीक है ना, इनके समाज एवं संस्कृति पे चलते हैं। अब यहाँ से आपके लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलने स्टार्ट होंगे। यहाँ से एक एक करके आपको नोट करना है, जो मैं बताऊंगा उसको स्टार लगा के भी रखना है, और ये फॉर्मेटिंग हमेशा साइड में रखना। इसी से आप रिवाइज कर पाएंगे। इतने सारी चीज़ों को तो आप एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले सब कुछ देखना संभव नहीं है, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी जनजातियाँ और पढ़नी है। तो आप रिवाइज कैसे करेंगे, डायरेक्ट आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके सामने में एक की पॉइंट लिख सकते हो, इसके सामने में एक ठो की पॉइंट लिख सकते हो, सिर्फ बस्तर संभाग संकेंद्रण में। फिर उसी प्रकार सामान्य बातें में एक दो चीज़ आपको, आपके दिमाग को हिंट देने के लिए, फिर आपके दिमाग को, ठीक है, एक मैसेज देने के लिए कि उस पॉइंट से सब कुछ आपको याद आ जाए। तो फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे क्लास की एक ही खासियत मैं बोलूँगा वो फॉर्मेटिंग ही है, अन्यथा सब कुछ तो आपको मिलेगा, लेकिन एक ही किताब में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक ही किताब में इतने सारे फॉर्मेटिंग आपको नहीं मिलेगी। ये 2-3 किताबों को मिला के बनाया गया है, सिर्फ आपके लिए मेहनत की गई है, तो इसके भी फ़ायदा आप उठाएं। तो अब हम लोग चलते हैं समाज एवं संस्कृति पे। यहाँ से आपको एक एक चीज़ें अच्छे से नोट करनी है, ठीक है। मैं इसको फिलहाल के लिए मिटा रहा हूँ। पहला चीज़ है विवाह। इनमें एक विवाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार क्वेश्चन बनता है, बार बार इसको पूछा गया है। सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है दूध लौटावा विवाह। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दूध लौटावा विवाह, इनमें जो है ये सर्वाधिक प्रचलित है, क्लियर है। ममेरे फुफेरे जो भाई बहनों का विवाह है, ये अधिमान्य होता है, मतलब मामा के जो बेटी होते हैं या फिर मामा के बेटे से विवाह हो गया, ठीक है, वैसी प्रकार फुफेरे। तो मामा फूफा वाला जो है, ममेरे फुफेरे वाले भाई बहनों का विवाह इनमें, ठीक है, ममेरे फुफेरे, यहाँ पे लिख लेना इसको अच्छे से, फुफेरे भाई बहनों का विवाह अधिमान्य होता है, सर्वाधिक प्रचलित है दूध लौटाओ विवाह। इसके अतिरिक्त देखेंगे जो प्रमुख चीज़ों को मैं पहले बताता हूँ। एक है आपके चढ़ विवाह, क्लियर है, एक आपको देखने को मिल जाएगा, और रहेगा आपको पठौनी विवाह, एक आपको देखने को मिलेगा भगेली विवाह। इसके अतिरिक्त और विवाह इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो इनमें विधवा विवाह यहाँ पे और प्रचलित है, जिन्हें हम लोग कहते हैं चूड़ी पहनावा, ठीक है, ढोकू विवाह यहाँ पे प्रचलित है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। चढ़ विवाह इसको याद रखना, इसमें जो है दूल्हा बारात लेके आता है, क्लियर है। पठौनी विवाह में दुल्हन बारात लेकर आती हैं, या फिर अब जाती हैं भी बोल सकते हो, ठीक है, दूल्हे के यहाँ, और दूल्हा जो है दुल्हन के यहाँ जाता है बारात लेके। तो ये रहा, इसमें दूल्हा बारात लेकर जाता है, दुल्हन बारात लेकर यहाँ पे जाती है, किसमें, आपके पठौनी में। और भगेली, ठीक है, इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, क्लियर। दो प्रेमी जोड़े भाग कर शादी करते हैं, या फिर भगा कर जो शादी किया जाता है परिवार से, उसे भगेली विवाह कहा जाता है। इसका अतिरिक्त मैं जो और बताया उसको भी लिख लेना। लेकिन विवाह संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोलूँ जो आपको पूछा जा सकता है, वो यह है कि इनमें जो है विवाह संपन्न कराने वाला को दोषी कहा जाता है। आप सही सुन रहे हैं, विवाह संपन्न कराने वाला क्या कहा जाता है, दोषी कहा जाता है। वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो अपराध ऐसे आपके मन में जो आ रहा होगा, वो वाला नहीं है। एक प्रकार से आप याद रखने के लिए आप बोल सकते हो धेड़ा जैसे होता है ना। आप छत्तीसगढ़ बहुत प्रचलित है शादियों में जो धेड़ा, आगे भी आपको आएगा एक जनजाति में, तो धेड़ा ही रहा होगा, जिसे इनमें क्या कहा जाता है, दोषी। ऐसा मेरे को लगता है कि वो धेड़ा ही हो सकता है, या फिर और कोई हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोषी लिखा रहता है। विवाह संपन्न कराने वाला दोषी कहलाता है। दूसरा चीज़ इसमें जो है, एक इसकी उपजाति है ढुलिया। ये दुलिया नहीं है, इसको ढुलिया लिख लेना है ना, ठीक है। ये ढुलिया जनजाति, ये उपजाति है, कौन सी, गोंड जनजाति की एक उपजाति है ढुलिया, ठीक है। ये विवाह में बाजा बजाने का कार्य करते हैं, ठीक है, बाजा बजाने के इनका विवाह में रहता है। विवाह, ठीक है, ये सुख भरना एक इंपॉर्टेंट याद रखना, सुख भरना या खर्ची
ठीक है, इससे संपन्न होता है। ठीक है, इससे संपन्न होता है। ये सुख भरण और खर्ची क्या होता है? वर पक्ष के द्वारा या फिर वर पिता के द्वारा वधू पिता को, ठीक है, मतलब वर के पिता के द्वारा, दूल्हा के पिता के द्वारा दुल्हन के पिता को या फिर वधू के पिता को अनाज हो गया, दाल हो गया, गुड़, तेल और नगद कुछ रुपये। अनाज, दाल, गुड़, तेल, नगद कुछ रुपये, खर्ची से ही समझ आ रहा होगा। ठीक है, कुछ रुपये दिए जाते हैं जिसे सुख भरना या खर्ची कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग विवाह में याद रख लेना। तो बस इतना ही है, विवाह में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ को आपको याद रखना ही है। दोषी को याद रख लेना, विवाह संपन्न कराने वाला दोषी कहलाता है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, जहाँ तक किसी एग्जाम पूछा है। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता था, बस इतना ही है। अब आपको देखना है मृतक संस्कार। तो मृतक संस्कार पे आ जाइए। मृतक संस्कार में याद रखना, प्रायः इनमें दफनाए जाते हैं। क्लियर, इस लाइन को नहीं लिखाऊंगा, आप लिख लो। प्रायः इनमें दफनाए जाते हैं और कुछ जलाते भी हैं। जो शव है उसको दफनाते हैं प्रायः और कुछ जलाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मृतक संस्कार के अंतर्गत मैं बोलूँ, वो है तीसरे दिन मृत्यु के और 10वें दिन। तीसरे दिन क्या होता है, जो पुरुष सदस्य होते हैं, ठीक है, ये मुंडन कराते हैं अपना। ठीक है, ये मुंडन इनका होता है, पुरुष सदस्य मुंडन कराते हैं इस टाइम पे, तीसरे दिन पे। और 10वें दिन मृतक भोज दिया जाता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ तो तीसरे दिन, ठीक है, कोज्जी, इसको अच्छे से लिख लेना, मैं फिर से लिख देता हूँ, कोज्जी, एवं 10वें दिन कुंडा, ठीक है, मिलान का मृतक संस्कार किया जाता है। इनमें यही इंपॉर्टेंट है, कोज्जी और कुंडा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंडन तो है ना हर एक जनजाति में आपको देखने को मिलेगा, कुछ कुछ को छोड़ के जिनमें मिलता है। हालांकि हर एक जनजाति में होता भी होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें में, कुछ कुछ जो जनजाति में स्पष्ट रूप से लिखा है जो तीसरे दिन जो है मुंडन किया जाता है। और फिर कुछ जनजाति में ऐसे लिखा है कि पुरुष सदस्य यहाँ पे दाढ़ी मूंछ, ठीक है ना, उसका वो कराते हैं। तो याद रखना, कोज्जी और कुंडा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मृतक संस्कार में। और इससे भी एक और इम्पॉर्टेंट हो, इससे भी नहीं, ये तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट है, वो यह चीज़ है कि किसी, ठीक है ना, व्यक्ति की मृत्यु चेचक या कुष्ठ रोग, इसको याद रख लेना, चेचक या कुष्ठ रोग इससे होती है तो उस व्यक्ति के शरीर को, जो मृतक व्यक्ति है उसके शरीर को, उसके सिर को दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते हैं। ठीक है, और मैं जितने भी बताता हूँ, फिर से एक चीज़ कह रहा हूँ, जितने भी मैं बताता हूँ ये 2-4 किताबों को लेके है, मेरे खुद के नोट्स हैं। ठीक है, ये सबको मिला के एक फॉर्मेटिंग से उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इन सब चीज़ों से, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से जो है हमें एकदम से अपने भावनाओं को थोड़ा रोक के रखने, जहाँ पे भी हट होती है, क्योंकि हम लोग भी उस जनजाति से संबंधित हो सकते हैं। क्लियर, एक कमेंट आया था इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में ये लिखा था कि आप बिना किसी साक्ष्य या आधार के कैसे सब चीज़ बता रहे हैं। तो साक्ष्य खोजने तो नहीं जाया जा सकता है, जो बुक्स में होते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित होती है स्थानीय किताबें, क्लियर है, उससे हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी की किताब है, अब हम कहीं कोचिंग किए होते हैं वहाँ की किताबें हैं, अपने खुद के नोट्स हैं, सब मिला के पढ़ाया जाता है। तो हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सब चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ना कि अपने, ठीक है ना, उससे देखें कि भाई इससे मेरी इमोशन या फिर मेरा जो ईगो हर्ट हो रहा है या फिर मुझे इससे हर्ट हो रहा है, ठीक है, उससे नहीं। कमेंट में लिखा गया था कि सारा आपके द्वारा जो जानकारी दिया गया है वो गलत है। क्लियर है, तो हो सकता है वो उस जनजाति से संबंधित रहा हो, उसके लिए वो चीज़ गलत हो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं जैसा होता हुआ। अब हम लोग किताबी आधार पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, और जो चीज़ें सब पढ़ते हैं वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं, और कुछ अलग चीज़ मिलता है तो हमारा जो सर्च है इधर उधर से 2-3 किताबों का, खुद के नोट्स का। क्लियर है, तो हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रहा क्या आपके मृतक संस्कार के बारे में। आगे चलते हैं, पंचायत और बेटिया प्रथा, युवा गृह, इस पर मैं बात करूँगा। तो पंचायत में एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा। हर एक जनजाति की अपनी परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है, जैसा कि आपको पता है गाँव में पंचायत होती है, तो ये अपने अपने भी तो होते हैं। ठीक है, परंपरागत जाति पंचायत इनकी पाई जाती है, याद रखना। उसका प्रमुख यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो पंचायत प्रमुख को राजा, ठीक है, या भोई, ये पहले पूछा भी गया है, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, स्टार लगाना। राजा या भोई कहा जाता है किसको? पंचायत प्रमुख को। इनकी अपनी एक परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है, उसके प्रमुख को राजा या भोई कहा जाता है। बेटिया प्रथा को ऐसे याद रख लेना, ऐसे सुन लेना। बेटिया प्रथा होता क्या है? एक्चुअल में बेटिया प्रथा जो है ये वो प्रदर्शित करता है, इनकी सहकारिता को प्रदर्शित करता है, सहभागिता को प्रदर्शित करता है, मिल के काम करने को, भाईचारे को।
इसको ये दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? कोई भी बड़ा काम होता है किसी के यहाँ तो ये मिल के काम करते हैं। कोई भी बड़ा काम होता है वहाँ पे भाईचारे से, आपसी सहमति से मिलते हैं, उस काम को इस प्रकार से निपटारा किया जाता है, उस काम को इस प्रकार से किया जाता है। तो कोई भी बड़ा काम हो, ठीक है, उसको जो है सबके सब जो है एक प्रकार से बोल सकते हो सब मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें हमें सहभागिता की भावना दिखाई देती है, सहभागिता की भावना दिखाई देती है, आपसी सहमति भाईचारे की भावना हमें दिखाई देती है। यही बेठिया प्रथा कहलाता है इनमें। क्लियर है? तो उसके बाद युवागिरी बात करूंगा और इसकी जो शिक्षा है ये हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है। और आपको पता है जनजातियों में अपनी एक, ठीक है ना, या फिर युवागिरी प्रचलित है जिसके अलग अलग नाम होते हैं अपने अपने। तो जो इनकी युवागिरी का नाम घोटुल है। क्लियर है? घोटुल है और आगे आपको देखने को मिलेगा भी। तो इसकी शिक्षा कहाँ मिलती है? जो समाज की संस्कृति, जो सामाजिक संस्कृति है, ठीक है, इसकी शिक्षा हमें कहाँ पर मिलती है? मतलब जो इनके नज़रिए से देखें तो घोटुल में इसकी शिक्षा दी जाती है। आपको पता ही है वो शिक्षा का केंद्र होता है, सामाजिक समागम का केंद्र होता है, संस्कृति की शिक्षा वहाँ पे इन लोग लेते हैं, अपनी समाज की शिक्षा लेते हैं, सेवा भावना वहाँ पे जागृत होता है, जीवन साथी चुनाव करने का वो केंद्र होता है। तो ये जो शिक्षा मिलेगी इसको, जो सहभागिता की, भाईचारे की, मिलके काम करने की, आपस में साथ आने की, ठीक है ना, किसी के बड़े कार्य को करने की जो बेठिया प्रथा है, इसकी शिक्षा इन्हें घोटुल से मिलती है। तो अगला ही मैंने एक फॉर्मेट करके रखा था, अगला फॉर्मेटिंग में अगला जो आपको पॉइंट रखा था वो युवागिरी है। इनकी युवागिरी का नाम घोटुल होता है। युवागिरी अलग से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अगर कोई नई स्टूडेंट है आपको अलग लग रहा होगा तो जो अभी मैंने बताया ना, सामाजिक समागम केंद्र होता है इनके गाँव के बीच में, या गाँव के, है ना, गाँव से थोड़ा दूर, ठीक है, एक, ठीक है ना, एक झोपड़ी समान घर होता है, ठीक है, जहाँ पे ये सामाजिक शिक्षा सीखते हैं। अविवाहित युवक युवतियाँ उनमें जो है अलाउ होते हैं जाने के लिए, सीखने के लिए, नाचा गाना बजाना बहुत कुछ होता है वहाँ पे। क्लियर है? जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सामाजिक शिक्षा का केंद्र होता है। तो इनके युवागिरी का नाम घोटुल है, जहाँ पे ये शिक्षा दी जाती है। एक चीज़ याद रखना, ये लोग जो है घोटुल के संस्थापक, जो इनकी युवागिरी है घोटुल है, इसके संस्थापक लिंगोपेन को मानते हैं, ठीक है, लिंगोपेन को मानते हैं, इसके संस्थापक इसे मानते हैं। साथ साथ घोटुल के नियामक, ठीक है, नियामक ये जो है लिंगोपेन को मानते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। इनकी अपनी एक जाति पंचायत या फिर परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है, उसके प्रमुख को राजा या फिर भोई कहा जाता है। बेठिया प्रथा, कोई भी बड़े काम को आपस में सहभागिता से, सहकारिता से, भाईचारे की भावना से, ठीक है ना, कार्य किया जाता है। इसकी शिक्षा इन्हें घोटुल से प्राप्त होती है। इनकी युवागिरी का नाम घोटुल है, जिसके संस्थापक लिंगोपेन को माना जाता है और उसे नियामक भी ये मानते हैं। तो ये तो रहा क्या, युवागिरी तक की बातें। अब अगला जो आपका आता है वो पर्व और त्योहारों पे बात आता है। इनके द्वारा जो है, ठीक है, मेघनाथ पर्व भी मनाया जाता है। याद रखना, मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। और आदिम परंपरा को, ठीक है ना, आदिम यहीं पे इसको एक्सप्लेन करना ना, सिर्फ कहाँ पे, पर्व एवं त्यौहार पे। मेघनाथ पर्व भी मनाया जाता है। आदिम परंपरा को मान्यता देते हुए, इनके जो पुराने परंपरा है, प्राचीन जो परंपरा है, उसके रिस्पेक्ट में उसको मान्यता देते हुए 7 त्यौहार इनके द्वारा मनाए जाते हैं। 7 त्यौहारों का उल्लेख हमें मिलता है जो इनके द्वारा मनाए जाते हैं। पहला ही है, ठीक है, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। पहला है आपका, ठीक है, बिंद्री, बिंद्री है। दूसरा बगबंदी, ठीक है, बिंद्री है, बगबंदी है। तीसरा है हरढीली, ठीक, हरढीली है। यहाँ पे चौथा लिख लेना नवाखाई। पांचवा है आपका छेरता। छठवा आपका हो जाएगा, ठीक है, बिंद्री, बगबंदी, हरडीली, नवाखाई, छेरता, मड़ई, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, क्लियर है, जवारा एक है इनके, जवारा, जो कि मैं भूल रहा था। 7वें नंबर पे है जवारा, याद रखना, ठीक, इसको मैं कैसे, ठीक है, जवारा, क्लियर है। तो ये तो रहा कहाँ पे, पर्व और त्योहारों की बात। याद रखना नवाखाई इसमें इंपॉर्टेंट है एक चीज़, नवाखाई को इनमें ए पंडुम कहते हैं, या फिर इनमें पंडुम कहा जाता है। नवाखाई को पंडुम कहते हैं, क्लियर है। तो ये मेघनाथ पर्व भी मनाते हैं, क्लियर है। आदिम परंपरा को मान्यता देते हुए 7 त्यौहारें इनके द्वारा जो है मनाई जाती है। बिंद्री, ठीक है, ये बिंद्री है, बिंद्री आपको दिख रहा होगा, बिंद्री, बगबंदी, उसके बाद हरडीली, नवाखाई, छेरता, मड़ई और फिर आपका जवारा, क्लियर है। तो ये तो रहा इनके पर्व की बात। अब हम लोग देवी देवताओं पे चलते हैं। देवी देवताओं को इधर ही देख लेंगे। इनके प्रमुख देवता में दूल्हा देव है, क्लियर है, दूल्हा देव, बूढ़ा देव मिलेगा, पितृदेव एक इनके और प्रमुख देवता है, इसको याद रख लेना। तो दूल्हा देव, बूढ़ा देव, क्लियर है, पितृदेव, जिसे डूमा देव भी कहा जाता है, एक बार शायद पूछा भी गया है, डूमा देव, क्लियर है, याद रख लेना, डूमा देव इनके प्रमुख देव, ठीक है ना, देवता हैं।
इनमें देवगुड़ी को हम लोग जोड़ सकते हैं ग्राम के जो निवास करते हैं इन लोग, तो ग्राम के किनारों में या फिर ग्राम के बीच में, ठीक है, देवगुड़ी होता है। ये देवालय ही होते हैं, ठीक है, देवताओं के जो गृह आप कह सकते हो देवगुड़ी होते हैं। मालगुड़ी, देवगुड़ी और मालगुड़ी पाए जाते हैं इनके ग्राम के बीच में या फिर ग्राम के किनारों में, ठीक है, जहाँ ये निवास करते हैं। तो ये तरह देवी देवता, और इसके बाद देवगुड़ी और मालगुड़ी के बाद अब आपके पास क्या बचता है, बोली है और भाषा समूह है। क्लियर है, इसको देख लेना। तो ये बोली यहीं पे लिख लो, बोली को भी आप अपने से ही लिख लेना। तो ये क्या, कौन सी बोली बोलती है, गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति है। क्लियर, भाषा परिवार की जनजाति है। तो बोली हो गया, भाषा समूह भी आपको समझ में आ गया है। नृत्य देख लेना इनके द्वारा जो है, ठीक है, कर्मा, ठीक है, सैला और पड़की नृत्य किया जाता है। पड़की, इसको अच्छे से यहाँ पे लिख लो, पड़की। क्लियर है। और इसके पहले मैंने क्या कहा है, सैला, और क्या कहा है मैंने, कर्मा। तो कर्मा, सैला, पड़की नृत्य किया जाता है। और इसको लिख लेना, स्पेशली कौन करते हैं, वीमेन, यानी कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा, पड़की नृत्य। क्लियर है। तो बोली देख लिया है, भाषा परिवार देख लिया है, गोंडी, ठीक है, और ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनके द्वारा जो है कर्मा, सैला, पड़की नृत्य किया जाता है। पेय पदार्थ लिख लेना, महुए का शराब। क्लियर है, महुए का शराब इनका, ठीक है, प्रमुख पेय पदार्थ है, ऐसा भी पूछा जाता है। एक चीज़ और लिख लेना इनमें, ये जो अपने घर के दीवारों पे, ठीक है, घरों के जो दीवारों पे जो अलंकरण करते हैं, ठीक है, इसको एक कला करके हम लोग डाल सकते थे एक फॉर्मेटिंग में, ठीक है, घर के दीवारों पे या फिर घरों के दीवारों पर नोहडेरा, ठीक है, अलंकरण करते हैं। नोहडेरा नामक अलंकरण इनके द्वारा किया जाता है, वो चित्र वित्र रहता होगा। ठीक है, तो ये तो रहा क्या, पेय पदार्थ। एक चीज़ हमने और देख लिया। अब मैं आर्थिक जीवन पे जाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो हमने बात करा है, यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे मिल गए होंगे, जहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। प्रीवियस जो जितने भी एग्ज़ाम की जो आपके पेपर हैं, वहाँ पे आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा। तो मैं अब आर्थिक जीवन पे जा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से नोट करने की कोशिश करें। एक बार आवाज़ आ रही कि नहीं। अब तक जितने हमने बात की आपको लगा होगा ये सामाजिक और धार्मिक जीवन है। आर्थिक जीवन कहीं ना कहीं हमने बात नहीं किया है, ठीक है, और फॉर्मेटिंग करके रखे थे। तो आर्थिक जीवन पे बात कर रहा हूँ। आर्थिक जीवन के अंतर्गत देखेंगे इनकी जो अर्थव्यवस्था है, इस जनजाति की अर्थव्यवस्था, क्लियर है, अर्थव्यवस्था याद रखना कृषि, ठीक है, एवं वनोपज पर आधारित है। अब अच्छे से लिखने की कोशिश करना। इनके अर्थव्यवस्था कृषि एवं वनोपज पर आधारित है। इनके द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। दो याद रख लेना, इनकी जो उपजाति है, ठीक है, आपको पता है स्थानांतरित कृषि के बारे में मैंने बताया था, जनजाति के द्वारा किया जाता है और उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो एक याद रखना, ठीक है, मुड़िया, क्लियर है। एक याद रखना माड़िया, इसको डंडामी माड़िया ले लेना है ना, डंडामी माड़िया, और एक है अबुझ माड़िया, क्लियर है। इनके द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको धारिया कहा जाता है, याद रखना, धारिया कहा जाता है। और माड़िया या फिर अबुझ माड़िया, इसके द्वारा स्थानांतरित कृषि जो की जाती है उसको क्या कहा जाता है, पेद्दा। ऐसे जरूर पूछा जाता है कि अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा, ठीक है, जनजाति भी उसको बोल के आ सकते हैं, या फिर गोंड जनजाति की उपजाति अबुझ माड़िया, ठीक है ना, जो जनजाति है उपजाति है गोंड की, इनके द्वारा की जाने वाली कृषि, ठीक है ना, इनमें से कौन सा है, और आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार ये भी आपके, ठीक है ना, तैयार हो जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पेद्दा है, और जो मुड़िया मैंने कहा है धारिया नामक स्थानांतरित कृषि या फिर अस्थायी कृषि करती है। क्लियर है। तो ये तो रहा आर्थिक जीवन के बारे में। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो इनकी उपजाति है, ठीक है, उपजातियों के व्यवसाय को आपको देखना होगा, ठीक है, व्यवसाय, उपजातियों के अलग अलग व्यवसाय होते हैं, ठीक है, उनको आपको देखना है। इनके जितने भी उपजाति हैं उनमें से प्रमुख जो उपजाति हैं उनके व्यवसाय को आपको देखना है। जैसा कि देखेंगे, ठीक है, राजगोंड, मैं इसको बता देता हूँ, इसके बारे में देखेंगे। धरगोंड है, इनके बारे में देखेंगे, क्लियर, जैसे जमींदारी से जुड़े हैं कृषि से। उसी प्रकार आ जाएंगे आपके कोयला भूता, इसको लिखो एक एक करके, कुछ भी वो पूछ सकता है। कोयला भूता है, यहीं पे हम देख लेंगे भीमा गोंड, ठीक है, भीमा गोंड, मतलब सब में राजगोंड है, धरगोंड है, कोयला भूता, गोंड ऐसे लिखा रहता है, भीमा गोंड। क्लियर है। ये चार चीज़ पहले देख लेना। उसके बाद आना अगरिया, अगरिया है, ठीक, उसके बाद यहाँ पे अबुझ माड़िया, ठीक, अगरिया। इसके बाद आप लिख सकते हो ओझा, हमने अबुझ माड़िया की बात कर ली है। ओझा है, नागरची, ठीक है, इसको ढुलिया भी कहा जाता है, ठीक, जैसे कि मैंने बताया है, और इसके बारे में आपको पता भी होगा, ढुलिया। क्लियर है। तो राजगोंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। राजगोंड, ठीक, इसको याद रख लेना, ये उच्च होते हैं,
ये अन्य जितने भी आप उपजाति देख रहे हैं उनमें से उच्च माने जाते हैं, क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं, जमींदारी से या फिर जमींदारियों से ये जुड़े होते हैं। कौन, आपके, ठीक है, ये राजगौंड। उसके बाद धरगौंड के बारे में देखना, एक कृषि एवं कृषि कार्य, ठीक है, कृषि कार्य से जुड़े होते हैं और कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं अलग अलग, ठीक है, उससे संबंधित होते हैं। कोयला भूत याद रख लेना, ये नाचने, ठीक है, याद रख लेना, नाचने गाने इससे जुड़े हैं। भीमा गोंड सिर्फ गायन से जुड़े हुए हैं, गाने से जुड़े होते हैं। अगरिया याद रख लेना, ये लोहे गलाने, ठीक है, लोहे गलाने के ये कार्य करते हैं। ओझा एक गोदना, ठीक है, गोदने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तंत्र मंत्र भी इनके बारे में कहा जाता है, तंत्र मंत्र जो, ठीक है ना, कार्य किया जाता है, ठीक है, और इस पे, और ये गोदना गोदने। नागरचे डुलिया के बारे में याद रख लेना, ठीक है, ये जो है, ठीक है, वो जो विवाह है मैंने बताया था, बाजा बजाने का कार्य करते हैं। क्लियर है। तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत याद रखना, इनके जो अर्थव्यवस्था है, ठीक, कृषि एवं वनोपज पर आधारित होता है। फिर से कह रहा हूँ, स्थानांतरित कृषि की जाती है। उसी प्रकार याद रखना, इनके दो उपजातियों को, मुड़िया जो इनकी उपजाति है उनके द्वारा धारिया, ठीक है, और माड़िया और अबुझ माड़िया याद रख लेना, पेद्दा, ठीक है, मतलब पेद्दा कृषि की जाती है, इनकी स्थानांतरित कृषि पेद्दा कहलाती है, इसकी जो है धारिया। उपजातियों के व्यवसाय पे हमने बात करी है। राजगोंड, ठीक है, जमींदारियों से जुड़े होते हैं। धरगोंड जो है कृषि एवं कृषि कार्य से जुड़े होते हैं। कोयला भूता जो गोंड की एक उपजाति है, और नाचने एवं गायन, ठीक है, इससे जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं। भीमा गोंड को गायन से जुड़े होते हैं, ऐसे कहा जाता है। अगरिया लोहे गलाने, ओझा गोदना गोदने कार्य से जुड़े होते हैं। और नागरची या फिर डुलिया ये बाजा बजाने से, जो विवाह में, उससे जुड़े होते हैं। विशेष करके एक चीज़ याद रख लेना, या फिर इसमें एक या दो चीज़ मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, जो हमने विशेष वाला एक पॉइंट बनाया था ना, ठीक है, इसमें देख लेना, जो रानी दुर्गावती है, वीरांगना रानी दुर्गावती, इसको अच्छे से लिखो, या फिर स्क्रीन में लिख के भी आ रहा होगा, देखेंगे। रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती इसी जनजाति से संबंधित थे। आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि वीरांगना रानी दुर्गावती निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। आपको ऑप्शन में, ठीक है, तीन चार जो है जनजाति के नाम दे देंगे, तो आपको आंसर क्या करके आना है, गोंड जनजाति पहले भी से पूछा गया है, जो कि एक कुशल महिला शासिका थी। कई छत्तीसगढ़ के कई जमींदारियाँ क्षेत्र है, कई जो रियासतें हैं वो गोंड जनजाति शासित क्षेत्र रहे हैं, इसको लिख लेना, स्क्रीन में लिखा आ रहा होगा। एक चीज़ लास्टली और लिख लेना, ठीक, उसको मैं लिखवा भी दिया हूँ, जहाँ तक कि अपने घर की दीवारों पे नोहडेरा नामक अलंकरण करते हैं। तो ये तो रही गोंड जनजाति। रखना, इसका जो टेस्ट है ग्रुप वाले जरूर ध्यान देंगे, इसका टेस्ट आज शाम में जरूर लिया जाएगा। सभी की सभी, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, 9 बजे ऑनलाइन आएंगे टेलीग्राम पे। जो भी नए हैं वो ध्यान दें, डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसके जरिए आप जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ग्रुप में आप आराम से आ सकते हैं, आपका भी हम लोग वेलकम करते हैं। वहाँ पे आप डेली क्लासेस के साथ साथ डेली टेस्ट भी लिए जाएंगे, जो आप जो है खुद या फिर स्वमूल्यांकन से आराम से जुड़ सकते हैं। और सारी जो है सिलेबस ही आपका ख़त्म धीरे धीरे होता रहेगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहेंगे, हम लोग ख़त्म जरूर करेंगे, जो कि आपके सीजी के जनजाति वाला सिलेबस है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ इतिहास की भी क्लास चल रही है। आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के 1 से लेकर 17 तक की क्लासेस, आगे और आपके छत्तीसगढ़ की इतिहास की क्लासेस आने वाली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस आगे और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना कि क्लासेस आपको कैसी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।